गुड इवनिंग क्लास। तो फाइनली टुडे आई एम अवेलेबल विथ सी एस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल सेकेंड अमेंडमेंट, है ना। तो आज हम करेंगे सी एस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2 अमेंडमेंट्स, है ना। मॉड्यूल 2 अमेंडमेंट्स करेंगे, ठीक है। चलिए जी, मॉड्यूल 2 के अंदर जो अब अमेंडमेंट करेंगे, हम पहले करेंगे सिक्योरिटीज लॉ का। कैसे करेंगे एग्जैक्टली? सिक्योरिटीज लॉज का अमेंडमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए जी, अब बच्चे भी आना स्टार्ट हो गए हैं, सारे बच्चे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो सर, हेलो सर। चलिए आप सबों को गुड इवनिंग। प्रियांशी अग्रवाल, एकता शर्मा, लीगल फन, ये कैसा नाम है, राहुल अग्रवाल, महफिल, नेहा सचदेवा, धरना पपड़ेजा, तरन्नुम अहमद, मेघा गर्ग, श्वेता पाल और ऐसे बहुत सारे बच्चे जो एग्जैक्टली गुड इवनिंग कर रहे हैं। तो मेरे तरफ से आप सबों को भी गुड इवनिंग, है ना। चलिए जी, इस इवनिंग को और सुखद बनाते हैं और एक शुभ समाचार के साथ, एग्जैक्टली एक गुड न्यूज़ के साथ स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। आप सबों को मालूम चल गया होगा कि कोविड सॉरी कोविड वैक्सीन यूके में अप्रूव हो गई है और वो नेक्स्ट वीक अराउंड 15 दिसंबर से वो वहाँ पे जो वहाँ की पॉपुलेशन है उनको मिलना स्टार्ट भी हो जाएगा, है ना। तो अब तो पॉजिटिव सी फीलिंग आ रही है कि चलिए यूके में आ गया तो इंडिया में भी आ ही जाएगा। और जब इंडिया में आएगा तो जो सबसे अच्छी बात होगी वो ये होगी कि हमारे कोचिंग क्लासेस फेस टू फेस रन होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो सारे के सारे बच्चे इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एग्जैक्टली फेस टू फेस स्टार्ट हो, है ना। चलिए जी, तो ये मुझे लगता है ये गुड न्यूज़ आप सबको मिल चुका होगा। आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से पता चल गया होगा, न्यूज़ चैनल के थ्रू। बहुत बच्चे गूगल न्यूज़ देखते हैं कि यूके के अंदर, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम के अंदर, एग्जैक्टली ब्रिटेन के अंदर कोविड वैक्सीन फाइजर फाइजर कोविड वैक्सीन वहाँ पे अप्रूव कर दिया गया है और वहाँ के पब्लिक को मिलना स्टार्ट हो जाएगा एग्जैक्टली अगले वीक से, मतलब 15 दिसंबर के आसपास से। चलिए, अच्छी बात है। बच्चे, प्रियांशी शर्मा लिख रही है, यस सर जल्दी स्टार्ट होना चाहिए फेस टू फेस क्लासेस के लिए बच्चे एकदम परेशान हैं, है ना। चलो जी, स्टार्ट करें फिर सी एस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल सेकेंड अमेंडमेंट। आज का जो अमेंडमेंट है वो कौन से सब्जेक्ट के ऊपर है? सिक्योरिटी लॉ के ऊपर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। सारे के सारे जो बच्चे हैं, क्या उन्होंने अपना सिक्योरिटी लॉ का बुक अपने सामने रखा हुआ है? सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम फर्स्ट एंड सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम सेकेंड, ठीक है। इससे पहले कि मैं अमेंडमेंट कराना शुरू करूं, सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं कि आज का जो सेशन है वो सिर्फ एनकेजे क्लासेस के स्टूडेंट को ही समझ में आएगा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जिनके पास सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम फर्स्ट एंड सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम सेकेंड, है ना, एनकेजे क्लासेस की बुक है, उनको ही समझ में आ पाएगा। आउटसाइडर को आज का सेशन थोड़ा कम समझ में आएगा या समझने में बहुत मुश्किल आएगी, है ना। जैसे पिछला सेशन था न्यू इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस थ्रू स्पाइस प्लस एंड अजाइल प्रो, वो वाला जो पिछला जो मेरा सेशन था वो तो सबको समझ में आएगा, है ना। लेकिन आज का सेशन सिर्फ उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो है सी एस एन के जे क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं और जिन्होंने अपना बुक अपने सामने सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम फर्स्ट एंड सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम सेकेंड खोल रखा है, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार मैं कंफर्म हो लेता हूँ कि कितने एग्जैक्टली बच्चों ने अपना बुक खोल रखा है ना, कितने बच्चों ने बुक खोल रखा है। तो चलिए जी, एक बार जल्दी जल्दी इसमें कमेंट करके बताओ कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके सामने बुक है अभी अवेलेबल। जल्दी जल्दी। मोनिका बहुगुना भी बोल रही है। और जल्दी से बताइए कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं एग्जैक्टली जो अपना बुक सामने खोल चुके हैं। बुक सामने रहेगा तो ही ये अमेंडमेंट समझ में आएगा, अदरवाइज ये अमेंडमेंट समझ में नहीं आएगा। अच्छा, सारे बच्चे ने बोलना स्टार्ट कर दिया, यस सर आई हैव, यस सर आई हैव। बाकी जो बच्चे आउटसाइडर हैं, मैंने बताया है इनके जे क्लासेस के वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ बुक मिल जाएगी आपको, है ना। एक बच्ची पूछ रही है सर प्रोफेशनल के स्टूडेंट कौन सी बुक खोलें, तो सिक्योरिटी लॉ से सी एस प्रोफेशनल में मैच करता है कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग, है ना।
चलिए जी, बाकी सारे बच्चे बोलने एकदम रेडी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन, है ना। चलो जी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अमेंडमेंट में क्या क्या है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आईसीएसआई के वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे एकेडमिक पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे न्यू सिलेबस के अंदर जाएंगे, स्टडी मटेरियल को क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के अंदर जाएंगे। उसके बाद मॉड्यूल सेकंड के अंदर सिक्योरिटी लॉ के सप्लीमेंट, यहाँ लिखा हुआ ना देखो, रेलेवेंट फॉर दिसंबर 2020 सेशन, इस पे क्लिक करेंगे। जब इस पे हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि अरे इसमें तो बहुत कुछ है ना। पर आपको डरने की एकदम ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आईसीएसआई ने अपने इस एग्जैक्टली सप्लीमेंट के अंदर कहानी भर रखी है ना। जो स्टोरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है, अमेंडमेंट बहुत कम है। तो उन्होंने नई स्टोरी ज़्यादा डाली है, अमेंडमेंट कम है, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन अमेंडमेंट बुक के थ्रू कराऊंगा, है ना। चलिए, इससे पहले कि मैं अमेंडमेंट कराऊं, दो तीन चीज़ें मैं बता रहा हूं। जल्दी जल्दी बताओ जरा आप लोग, जो ये वीडियो सेशन चल रहा है, अभी लाइव सेशन चल रहा है, इसके डिस्क्रिप्शन में जाके अगर आप देखोगे तो मैंने टेक ओवर अमेंडमेंट का एक लिंक डाला हुआ है। अभी मैंने फ्राइडे को जब सीएस प्रोफेशनल का अमेंडमेंट करवाया था, तो उसमें सीआर के अंदर मैंने टेक ओवर का अमेंडमेंट करवा दिया था, उसका ये लिंक है ना। तो ये सिक्योरिटी लॉ का जो अमेंडमेंट अभी मैं करा रहा हूँ, इसमें अगर आप सप्लीमेंट देखेंगे तो एक जगह टेक ओवर का भी अमेंडमेंट आएगा। तो टेक ओवर का अमेंडमेंट मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। सीएस प्रोफेशनल के अमेंडमेंट में, सीआर वाले अमेंडमेंट में, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको क्लिक करेंगे, वो वीडियो आपको देखना है, ठीक है। तो वो टेक ओवर वाला अमेंडमेंट मैं पहले ही करा चुका हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊं, दूसरा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, देखना, वो सिक्योरिटी लॉ अमेंडमेंट टिल जून 2020। मैं आपको बताऊं, सिक्योरिटी लॉ के अंदर ज़्यादा जो अमेंडमेंट हुए हैं, है ना, वो जून तक हुए हैं। जून से दिसंबर के बीच में ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है। अभी जब मैं अमेंडमेंट कराना शुरू करूंगा तो हो सकता है 10 से 15 मिनट के अंदर ये अमेंडमेंट सारे खत्म हो जाएं, क्योंकि मेजर जो अमेंडमेंट है, जो बड़े बड़े अमेंडमेंट हैं, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं, वो जून तक हुआ था। तो जून वाला जो मेरा अमेंडमेंट है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उस वीडियो को अच्छे से पढ़ के जाना। उसके अंदर बहुत बड़े बड़े अमेंडमेंट हैं, बहुत ज़रूरी ज़रूरी अमेंडमेंट है, ठीक है जी। और तीसरा, मैंने एक लिंक डाला हुआ है कि जितने भी लॉ सब्जेक्ट्स हैं, उसका जो जून तक मैंने अमेंडमेंट कराया था, क्योंकि जून तक में ज़्यादा अमेंडमेंट हुआ। जून के बाद दिसंबर के बीच में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा अमेंडमेंट इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि कोरोना पेंडेमिक की वजह से ज़्यादा सरकारी काम हुआ ही नहीं, है ना। ऐसे भी दिसंबर अटेम्प्ट में वही अप्लीकेबल होगा जो 30 जून तक के अमेंडमेंट्स होंगे, है ना। तो मार्च के बाद जून के बीच में तो ज़्यादा काम हुआ ही नहीं है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये पुराना अमेंडमेंट सारा कर लेना है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि दिसंबर तक पहुँचने के लिए, दिसंबर 2020 अटेम्प्ट तक पहुँचने के लिए, है ना, आपको दो अमेंडमेंट करने हैं। एक जून वाला भी करना है और एक दिसंबर वाला भी। जून वाला मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने नीचे डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से करेंगे। और दिसंबर वाला मैं अब करवाने जा रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही अमेंडमेंट है ना। तो चलिए शुरू करें फिर, ठीक है। तो आप सबको डिस्क्रिप्शन दिख गया ना? एक बार जल्दी से बताओ टाइप करके कि सर हमने डिस्क्रिप्शन देख लिया। ठीक है, ओके। तो सारे बच्चे ने बोला कि हाँ हमने देख लिया है। तो चलिए अब मैं अमेंडमेंट करवाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले चलिए जी, सबसे पहले आप निकालेंगे सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम फर्स्ट। सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम फर्स्ट बुक निकालिए, उसके पेज नंबर 159 पे पहुंचेंगे, है ना। तो चलिए हम सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम फर्स्ट पेज नंबर 159 पे पहुंचते हैं, ठीक है। जब 159 पे पहुंचेंगे तो इसके आसपास ही आपको मिलेगा पोर्टफोलियो मैनेजर, ठीक है। मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रहा हूँ जिससे कि आप पेज जल्दी से एग्जैक्टली पलट सकें। पोर्टफोलियो मैनेजर वाले पेज पे पहुंचिए, ठीक है, पहुंच गए। चलिए जी, अब मैं इसमें अमेंडमेंट करा रहा हूँ। सबसे पहले पोर्टफोलियो मैनेजर से जुड़ा हुआ जो लॉ है, उस लॉ को चेंज कर दिया गया है। उस लॉ का नाम है अब सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन 2020, है ना।
तो सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर्स रेगुलेशन 2020, तो अपने बुक में ये चेंज कर लीजिए। जल्दी से बताओ तो पुराना वाला कौन सा रेगुलेशन लिखा हुआ है, पहले क्या रेगुलेशन लिखा हुआ था, जरा बताओ जल्दी से। अभी मैं इसी से चेक कर लूँगा कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे मेरे साथ साथ। जल्दी बताइए, पहले पहले क्या लिखा हुआ था वहाँ पे। अच्छा 1993 लिखा हुआ था, तरन्नुम ने बताया, श्वेता पाल ने भी बताया, प्रियांशी भी बता रही है। अच्छा पहले 1993 लिखा हुआ था, बस वो काट के क्या कर देंगे 2020। तो पहला तो ये अमेंडमेंट है। अब ये रेगुलेशन चेंज होने के वजह से जहाँ जहाँ अपने बुक के कंटेंट में चेंज हुआ है वो मैं बताता जाता हूँ। सबसे पहले पोर्टफोलियो मैनेजर का जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में एक प्रोविजो जुड़ गया। सबसे पहले याद है ना पोर्टफोलियो मैनेजर क्या होता है। पोर्टफोलियो मैनेजर वो बॉडी कॉर्पोरेट है जो अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियो को मैनेज करता है ना, अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके। अच्छा वो पोर्टफोलियो का मतलब मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, कि जो उसे क्लाइंट का जो भी पैसा है, सिक्योरिटीज़ है ना, उसके अंदर जो डीलिंग्स हो रही हैं है ना, ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, उनका एक बढ़िया सा वाइज मैनेजमेंट कह सकते हैं। वाइज मैनेजमेंट का मतलब चूँकि पोर्टफोलियो जो मैनेजर्स होते हैं वो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो नॉर्मल मैनेजमेंट करते हैं या वाइज मैनेजमेंट करते हैं, तो वाइज मैनेजमेंट करते हैं। इसमें एक प्रोविजो जोड़ दिया गया, प्रोवाइडेड दैट द पोर्टफोलियो मैनेजर मे डील इन द गुड्स रिसीव्ड इन द डिलीवरी अगेंस्ट फिजिकल सेटलमेंट ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव्स। आप जानते हैं कमोडिटी मार्केट जो है उसके अंदर ट्रेडिंग किस चीज़ में होती है, कमोडिटीज़। कमोडिटी का मतलब सामान है ना, पढ़ाया था तुम लोगों को स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर के अंदर है ना, कमोडिटी एक्सचेंज पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो कमोडिटी मार्केट में जो कमोडिटीज़ के अंदर जो ट्रेडिंग हो रही है, अगर उसका कभी भी फिजिकल सेटलमेंट हुआ और उसमें कुछ गुड्स की डिलीवरी होनी है या गुड्स रिसीव करना है, तो क्लाइंट के बिहाफ पे पोर्टफोलियो मैनेजर उस गुड्स में भी डील कर सकता है ना। तो सिक्योरिटीज़ मार्केट एज वेल एज देखा जाए तो कमोडिटीज़ मार्केट जो है, उन दोनों में ही अपने क्लाइंट के ट्रांजैक्शंस को, एसेट्स को है ना, वो मैनेज कर सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है, ठीक है। तो ये चेंज है, हल्का सा चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। अब देखिए आगे मैं बताता जा रहा हूँ। अब देखिए पोर्टफोलियो मैनेजर का जो रजिस्ट्रेशन का पहले रेगुलेशन नंबर लिखा हुआ था, वो क्या लिखा हुआ था, रेगुलेशन 3A। रेगुलेशन 3A को काट देंगे, वहाँ पे रेगुलेशन 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेगुलेशन 4, रेगुलेशन 3A काट देंगे। अब 3A की ज़रूरत क्या है, अभी नया नया रेगुलेशन आया ही है, तो सारे के सारे रेगुलेशन तो ओरिजिनल ही हैं, अमेंडमेंट वाले तो अभी आएंगे नहीं, ठीक है। दूसरा जो आपका, आप जानते हैं जब भी एप्लीकेशन पोर्टफोलियो मैनेजर लगाएगा फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म नंबर A, तो सेबी उसके उसके एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करेगा। तो कौन कौन सी चीज़ों को कंसिडर करेगा, इसका लिस्ट जनरली रेगुलेशन 6 में होता था, लेकिन अब यहाँ पे 2020 वाले रेगुलेशन में रेगुलेशन 6 को काट के यहाँ क्या कर देंगे, रेगुलेशन 7। क्या कर देंगे, रेगुलेशन 7, ठीक है। तो रेगुलेशन नंबर थोड़ा सा चेंज हो गया है, बाकी चीज़ें लगभग सेम है। उसके बाद जो पहले होता था नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट, जरा बताओ तो पहले नेटवर्थ की क्या रिक्वायरमेंट थी, उसके बाद मैं बताऊंगा आप क्या है। ऐसे बच्चे बोलेंगे सामने दिख तो रहा ही है, लेकिन चलो बताओ पहले क्या लिखा हुआ था नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट। तुम इसमें लिखोगे तब मैं समझूंगा लाइव सेशन का फ़ायदा है, और मैं सबका नाम भी देख रहा हूँ। अच्छा 50 लाख, देखो तरन्नुम बहुत एक्टिव है आज, तुरंत तुरंत लिख के बता रही है। पहले 50 लाख लिखा हुआ है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 करोड़। अब क्या हो जाएगा एग्जैक्टली 5 करोड़। तो उसको काट के क्या कर देंगे, 5 करोड़। जब बच्चे तुरंत तुरंत लिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। नेहा सचदेवा भी लिख रही है, राहुल अग्रवाल भी लिख रहा है, आशीष वर्मा भी लिख रहा है ना। चलिए जी, अब 5 करोड़ कर देंगे, है ना, ठीक है। तो ये एक अमेंडमेंट था जो पोर्टफोलियो मैनेजर से जुड़ा हुआ था, जो मैंने करा दिया। अब देखते हैं और क्या क्या अमेंडमेंट है भाई। तो पेज नंबर 165 पे चलेंगे अब हम। पेज नंबर 165, सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम फर्स्ट, पेज नंबर 165 पर जब आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, है ना। जो पहले FIIs होते थे उन्हीं का नाम बदल के क्या हो गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ठीक है। तो जल्दी से पहुंचिए आप लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर पे, उसके बाद मैं बताता हूँ। पेज नंबर अगर जानना चाहते, मैं फिर से बोल रहा हूँ 165, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, पहुंच गए आप लोग।
अब उसमें भी जरा देखो तो रेगुलेशन नंबर कुछ चेंज है क्या, जरा देखो पहले। यहाँ जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर थे, पहले जरा बताओ तो कौन से रेगुलेशन से चल रहे थे, वो आपके बुक में लिखा हुआ होगा। बताओ जल्दी से, पहले कौन सा रेगुलेशन लिखा हुआ है, फिर मैं आगे बताता हूँ। जल्दी जल्दी बताओ। 2014 लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है जी। तो 2014 को काट के अब क्या कर देंगे, 2019, 2019। मतलब अब जितने भी इंडिया में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होंगे वो सब कहाँ से एग्जैक्टली चलेंगे, सेबी पोर्टफोलियो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रेगुलेशन 2019। तो 2014 ख़त्म हो गया, 2019 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एज सच इसमें कोई ख़ास चेंज नहीं है, तो यही वाला चेंज है। चलिए जी आगे देखते हैं अब और कौन सा पेज नंबर। तो सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर यही छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं, है ना। चलिए जी, अब मेजर जो अमेंडमेंट है, ऐसे तो आज ज़्यादा अमेंडमेंट है ही नहीं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जून वाला जो मेरा वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखना, अच्छे से देखना, उसमें मैंने बहुत अमेंडमेंट कराया हुआ है, ठीक है। चलिए जी, सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम सेकेंड। कुछ बच्चों से मैं अगर बोलूँगा कि जून वाला देखो तो बोलेगा सर उसमें तो आप हैं ही नहीं। अरे मैं ही हूँ उसके अंदर भी, बस मूछ और ये सब बियर्ड वेयर्ड नहीं है ना। ये तो कोरोना इफेक्ट है ना, कोरोना की वजह से लोग गरीब होते जा रहे हैं, तो गरीब वाला लुक ऐसा ही होता है ना। चलिए जी, तो सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम सेकंड निकाल लिया आपने। जब तक आप बुक निकाल रहे हैं तब तक मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ, है ना। तो सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम सेकंड बुक जल्दी से निकालिए, और उसके बाद अब शुरू करते हैं सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम सेकंड। प्रिया रानी लिख रही है सर आज तो सेंटा बने हो। अच्छा सेंटा, सेंटा लग रहा हूँ मैं। चलो सेंटा लग रहा हूँ। अनुप्रिया गौतम सर आप स्मार्ट होते जा रहे हो। अच्छा अब ये सब ना शाम के वक्त बस मैं ही मज़े लेने के लिए मिला हूँ इन लोगों को, है ना। गो अचीवर्स बोला हाँ सर अब आप गरीब हो गए हो, है ना। चलिए जी, आ, अच्छा वो सेंटा नहीं लिखी है, संतरा लिखी है। मतलब तो हद हो गया। देखो पहले तो लोग क्लास में मजाक उड़ाते थे मेरा, अब तो ऑनलाइन भी मजाक उड़ा रहे हैं, है ना। संतरा लग रहा हूँ। एक बार मैं ऐसे ही ग्रीन कलर का कपड़े पहन के आ गया था, तो बच्चे क्लास में बोल दिए थे कि वो कीवी लग रहे हैं। कीवी एक फ्रूट होता है ना, कीवी लग रहे हैं। एक बार मैं येलो कलर कपड़ा पहन गया तो पीलू 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 लोग बोलने लगे। अब देखो संतरा का फोटो भी लगा के लोग भेज रहे हैं। चलिए जी, खैर अब ये संतरा वंतरा तो चलता रहेगा, लेकिन मुझे जल्दी से बताओ सर वीडियो क्लियर नहीं है, कौन सी वीडियो क्लियर नहीं है, क्या हो गया। अच्छा वीडियो क्लियर नहीं आ रही, तो लग रहा कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम है। चलो इससे पहले कि इंटरनेट ख़त्म हो जाए जल्दी जल्दी हम लोग मॉड्यूल मतलब वो वॉल्यूम सेकंड का अमेंडमेंट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो वॉल्यूम सेकंड में हम आते हैं, और वॉल्यूम सेकंड में देखते हैं पेज नंबर 31 पे आएंगे। पहले पेज नंबर 31 पे आएंगे, पेज नंबर 31 पे आ गए, ठीक है। पेज नंबर 31 पे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा, रिकॉर्ड डेट और डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ट्रांसफ़र बुक्स। आ रहा है ना। इसमें सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले तो रेगुलेशन 42 यहाँ लिख दो। आपकी बुक में ना रेगुलेशन नंबर नहीं लिखा हुआ होगा, तो रेगुलेशन नंबर आप इसमें लिख दीजिए, रेगुलेशन नंबर 42, ठीक है, लिख दिया। चलिए रेगुलेशन नंबर 42 के अंदर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 7 दिन का टाइम लिखा हुआ है कि 7 दिन पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना है। अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, राइट इशू शेयर कर रहे हैं, मतलब ABCDEF वाले ट्रांजैक्शन जब भी करेंगे तो 7 दिन पहले आप स्टॉक एक्सचेंज को बताएंगे, यही है ना, ठीक है। अब इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है वो ये अमेंडमेंट हुआ है कि यहाँ से राइट इशू के लिए अब अलग प्रोविजन बना दिए गए। तो राइट आप यहाँ से काट देंगे, देखो मैंने यहाँ पे काट दिया, बी वाले पॉइंट में राइट और बोनस शेयर्स है ना, तो राइट और काट दो, तो वहाँ पे बच जाएगा सिर्फ इशू ऑफ बोनस शेयर्स। राइट शेयर्स के लिए जो अब टाइम पीरियड बताया जा रहा है वो 3 वर्किंग डेज है ना। तो ABCDEF के लिए तो 7 वर्किंग डेज है, लेकिन राइट इशू के लिए अब स्पेशल थोड़ा सा एग्जेम्पशन दे दिया
कि कोई बात नहीं, 7 दिन पहले बताने की जरूरत नहीं, आप 3 दिन पहले भी बताओगे तो भी चलेगा। तो राइट इशू केस में स्टॉक एक्सचेंज को 7 दिन पहले बताना है या 3 दिन पहले बताएंगे तो भी चलेगा? 3 दिन पहले बताएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ठीक है जी। तो ये अमेंडमेंट है आपका सेबी लोडर के अंदर, है ना। कर लिया, आगे बढ़ें। चलिए अब अगला पेज ढूंढते हैं, पेज नंबर 168 पे पहुंचेंगे। पेज नंबर 168, पेज नंबर 168 पे पहुंचते हैं। 168, पेज नंबर 168। चलिए जी, पेज नंबर 168 पर जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर है प्राइसिंग फॉर प्रेफरेंशियल इशू, है ना। सबसे पहले आ रहा है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, इसके अंदर प्राइसिंग वाला आ रहा है, देखो यहाँ प्राइसिंग वाला आ रहा है ना। तो जल्दी से इस पेज पे पहुंचो, फिर मैं पढ़ाता हूँ। मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा तो आप पेज तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। प्राइसिंग वाले पे पहुंचिए, ठीक है, पहुंच गए। ये वीडियो क्लियर नहीं आ रहा आप लोगों को, ये बात तो सही है, वीडियो क्लियर क्यों नहीं आ रहा? चलो खैर, आवाज़ तो क्लियर है ना? या तो हो सकता है इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम हो। चलिए, अच्छा, बच्चों को वीडियो क्लियर लग रहा है तो मेरा ही इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम होगा तो, है ना। अब गरीब हो गया हूँ ना, तो इंटरनेट भी लग रहा है अब सस्ता वाला इंटरनेट लगाया होगा मैंने, है ना। चलिए जी, प्राइसिंग, चलो प्राइसिंग वाले में आओ। अच्छा, याद है आप लोगों को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की प्राइसिंग का एक फॉर्मूला होता था कि अगर कंपनी के शेयर्स 6 महीने या उससे ज़्यादा के लिए लिस्टेड हैं तो ए और बी का जो हाइयर प्राइस आएगा कम से कम उतना तो प्राइस होना ही चाहिए प्रेफरेंशियल शेयर, जो प्रेफरेंशियल इशू के अंदर जो शेयर्स इशू होंगे। अगर कंपनी को लिस्ट हुए हुए 6 महीने भी नहीं हुए हैं तो उसका फॉर्मूला अलग होता था, है ना। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये तो चल ही रहे हैं। अब क्या हुआ है कि कुछ ऐसी कंपनीज जिनका कोरोना पेंडेमिक में, ये ना बेसिकली ड्यू टू कोरोना है, ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक आपका ये अमेंडमेंट है। अब देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि सेबी को ऐसा लगा और ऐसा हुआ भी है कि बहुत सारे कॉरपोरेट्स, लिस्टेड अनलिस्टेड, है ना, अनलिस्टेड से खैर सेबी को मतलब नहीं है, लेकिन लिस्टेड से मतलब है। तो बहुत सारी लिस्टेड एंटिटीज़ ऐसी हैं, लिस्टेड कंपनीज ऐसी हैं जो कोरोना पैंडेमिक में बंद होने के वजह से उनके शेयर्स के दाम काफ़ी गिर गए और शेयर मार्केट में उनकी हालत ख़राब हो गई, कंपनी खुद भी हालत ख़राब हो गई, है ना। तो उस केस में जो पुराना वाला फार्मूला चल रहा है फॉर द पर्पस ऑफ प्राइसिंग इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल इशू, वो वाला हो सकता है कि उतनी रियलिस्टिक ना लगे। तो इसलिए उन्होंने कर दिया कि प्राइसिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी, सारी कंपनीज या कंपनीज हैविंग स्ट्रेस्ड एसेट्स, मतलब ऐसी कंपनी जिनके एसेट्स की हालत क्या हो गई, खराब हो गई, उनका बिजनेस खराब हो गया कोरोना पेंडेमिक की वजह से। तो उनको कहा है कि चलिए कोई बात नहीं है, जो ए और बी वाला होता था कि ए और बी में से जो हाईएस्ट आएगा वही आपका कम से कम प्रेफरेंशियल इशू के अंदर शेयर का दाम होगा। तो वो जो पैरामीटर, 2 पैरामीटर थे ए और बी वाला, उसमें से इन्होंने बस एक ही पैरामीटर कर दिया। देखो यहाँ पे 2 पैरामीटर होते थे ना, एक होता था तुम्हारा एग्जैक्टली 26 वीक वाला और एक होता था 2 वीक वाला, होता था ना। एक 26 वीक वाला होता था, एक 2 वीक वाला होता था। तो उन्होंने कहा कि चलो 2 पैरामीटर चेक करने की जरूरत नहीं है, एक ही पैरामीटर चेक कर लो, काम चल जाएगा। तो 2 वीक वाला ही पैरामीटर बस चेक करना है और उससे ही प्राइसिंग हो जाएगी। मतलब 26 वीक वाला जो है वो वाला पैरामीटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 वीक वाला पैरामीटर यूज़ कर लीजिए। देखो लिखा हुआ है, in case of frequently traded share, the price of the equity shares to be allotted pursuant to the preferential issue shall not be less than the average of weekly high and low of the volume weighted average price of the related equity shares quoted on a recognized stock exchange during the 2 weeks preceding the relevant date। तो 2 वीक का मतलब कितने ट्रेडिंग सेशंस? 10 ट्रेडिंग सेशन, सैटरडे संडे बंद रहता है स्टॉक एक्सचेंज, है ना। तो इसका मतलब बताओ तो ए और बी दोनों है या सिर्फ बी वाला है? अब सिर्फ बी वाला। अच्छा, सारे कंपनीज के लिए है या ऐसी कंपनीज जिनका कोविड पैंडेमिक के अंदर उनके असेट्स क्या हो गए, स्ट्रेस्ड हो गए, उन कंपनी की हालत ख़राब हो गई, तो उनके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न बना दिया कि आपको ए और बी दोनों ही पैरामीटर चेक करने की ज़रूरत नहीं है।
आप सिर्फ 2 वीक्स वाला पैरामीटर इस्तेमाल कर लीजिए, काम चल जाएगा। उसके बाद आते हैं और क्या है भाई अमेंडमेंट। तो 168 हो गया 169। अच्छा 168 के बाद 169 तो नज़दीक में ही है। चलिए जी देखते हैं 169 कहाँ है। हाँ जी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट पे आओ। एक पेज आ गई है ना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। मेगा गर्ग ने पूछा है कि सर ये पिछला वाला जो था 164 रेगुलेशन 164 ए, क्या ये परमानेंट है? देखिए 164 ए अभी तो आया हुआ है, और आपको मालूम है क्या लगता है आपको कि सिर्फ उन्हीं 20-21 का जो साल होगा वही कोरोना पैंडेमिक के वजह से अफेक्ट होगा, या ऐसा लग रहा है कि आने वाले अभी 2-3 साल खराब होंगे? हो सकता है कि 2-3 साल, कुछ सेक्टर्स तो ऐसे हैं जहाँ पे 2-3 साल खराब होंगे। उसमें से एक सबसे बड़ा सेक्टर कोचिंग इंडस्ट्री। कोचिंग इंडस्ट्री तो सबसे पहले बंद हुआ और अभी तक नहीं खुला है ना। आप देखोगे इंडिया में सारे सेक्टर्स खुल गए, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो साल भर बंद रहा हो, लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री सबसे पहले बंद हुआ मार्च में और अभी तक खुलने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे और भी एक दो चार सेक्टर्स हो सकते हैं जिनकी हालत कोरोना पैंडेमिक में बहुत ख़राब हुई हो, और उसको संभलने में सिर्फ 1-1.5 साल नहीं, हो सकता है 2-3 साल 4 साल का टाइम लग जाए, है ना। तो इसलिए हो सकता है कि परमानेंट नहीं है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगे। ठीक है, चलिए जी। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के अंदर जो चेंज है वो ये है कि अगर एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट आपने किया तो दूसरा जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट नेक्स्ट करना चाह रहे हैं, अगर आपको याद होगा तो पहले 6 मंथ यहाँ लिखा हुआ था कि 6 महीने का गैप होना चाहिए, लेकिन अब 6 महीने को हटा के क्या कर दिया है, 2 वीक्स कर दिया है। कितना कर दिया एग्जैक्टली? 2 वीक्स। तो 6 मंथ जहाँ लिखा हुआ है उसको काट के क्या कर दीजिए आप, 2 वीक्स कर दीजिए। ठीक है, 2 वीक्स कर दीजिए, है ना। एक बात तो देखा है मैंने, बच्चों को ना मेरे से बात करने में बड़ा मज़ा आता है। शायद जब मैंने बात की कि अभी कोरोना पैंडेमिक की वजह से हालत बहुत ख़राब रहेगी, तो नेहा सचदेवा लिख रही है हाँ सर, इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आ गया, बहुत लंबा इफेक्ट आएगा इसका। मतलब कोई भी मोड हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, बस बात करने में मज़ा आ रहा है ना। चलिए खैर, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुछ कुछ लिखते रहते हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता है। बस फेस टू फेस स्टार्ट हो जाए तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस में फिर से आ जाऊंगा, है ना। चलिए जी। एक बच्ची लिख रही है प्लीज़ रिप्लाई, किस बात का रिप्लाई मांग रही है? वो पीछे चला गया लग रहा है ना। ठीक है, चलिए जी, खैर देख लूंगा मैं। चलिए जी। तो कर दिया इसको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अब क्या 2 वीक के गैप पे हो सकता है? यस, द इश्यूअर शैल नॉट मेक एनी सब्सिक्वेंट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। मतलब एक हुआ उसके बाद दूसरा वाला, है ना, अंटिल द एक्सपायरी ऑफ, पहले 6 मंथ था, अब क्या है 2 वीक्स, मतलब 2 वीक्स एक्सपायर कर गया। मतलब एक QIP आपने यहाँ किया और अगला QIP आप यहाँ करेंगे, बस इसके बीच में 2 वीक्स का गैप होना चाहिए बस। 2 वीक का गैप खत्म हुआ, आप उसके बाद आराम से नया QIP लेके आ सकते हैं। तो जल्दी बताओ, एक QIP से दूसरे QIP के बीच में कम से कम गैप कितने दिन का होना चाहिए? लिख के बताओ जल्दी से, ऐसे नहीं चलेगा, लिख के बताना पड़ेगा। चलो जल्दी लिख के बताओ। एक QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से दूसरे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होने में कितने दिन का कम से कम बीच में गैप होना चाहिए? जल्दी बताइए। अरे वाह, दम धराधर धराधर, 2 वीक्स 2 वीक्स 2 वीक्स 2 वीक्स, है ना। अच्छा पहले क्या लिखा हुआ था ये भी बताओ जल्दी से। अब देखता हूँ ना, जल्दी जल्दी, अब कंफ्यूज होगा सब। पहले क्या लिखा हुआ था? पहले क्या लिखा हुआ था? अच्छा मैं बार बार पूछना पहले क्या लिखा हुआ था, तो वो एक बीच में मीम वाला एक सॉन्ग नहीं आया था कि किचन में कौन था, है ना। और क्या था उसमें, किचन में कौन था और क्या था, कुकर पे किसने चढ़ाया था, ऐसे करके कुछ था ना। तो वही मैं तुम लोगों से पूछता हूँ कि पहले क्या था अब क्या है ना। चलिए जी। तो ये भी मुझे लगता है आपने अमेंडमेंट कर लिया है ना। अच्छा रसोड़े में कौन था, अच्छा 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 अच्छा, ओ वो मैंने किचन में कौन था, है ना। चलिए जी। अब अगला अमेंडमेंट क्या है?
अगला अमेंडमेंट 169 तो हो गया, और अगला अमेंडमेंट एग्जैक्टली टेक ओवर ही था, जो टेक ओवर मैंने करा दिया है। आपको याद है टेक ओवर का अमेंडमेंट? ये बताओ, उस दिन जब सीआर का अमेंडमेंट मैं करा रहा था तो तुम लोग थे उसमें? अगर नहीं भी थे तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो बच्चे अभी लेट से ज्वाइन हुए हैं मैं उनको फिर से बता दे रहा हूं कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक दिए हैं, तीनों लिंक को बढ़िया ढंग से क्लिक करके पूरा पढ़ना है। ठीक है जी। अब मैं बताऊंगा कि सर इसमें बाकी जो आईसीएसआई ने दिया है इतना लंबा चौड़ा सप्लीमेंट, उसमें क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले तो उसके अंदर सेबी के जो रिसेंट ऑर्डर्स हैं उन्होंने वो डाल दिया पूरा, जजमेंट्स कुछ हुए हैं वो डाल दिया है, तो वो सब कहानी के तौर पे आप पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन आईसीएसआई ने क्या किया है कि जो स्टॉक मार्केट में जो जो चीज़ें हो रही हैं, अब स्टॉक मार्केट के अंदर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ होता रहता है, लगभग चीज़ उठा के डाल दिया। दूसरा, जो भी अमेंडमेंट मैं कराऊंगा तो जो मेरे बुक के अंदर कंटेंट है पहले से, जिसका मैंने जनरल रूल पढ़ाया है, उसी का तो मैं अमेंडमेंट कराऊंगा, है ना। तो उस हिसाब से मैंने ये अमेंडमेंट बनाया है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, जून तक जो मैंने अमेंडमेंट कराया था वो बहुत ज़रूरी है ना। तो चलिए जी, आज का अमेंडमेंट तो हुआ यहाँ तक। अब आज कौन सा डे है? आज है वेंसडे, कल है थर्सडे, परसों फ्राइडे। फ्राइडे को मैं कराऊंगा सीएस प्रोफेशनल के बच्चों का अमेंडमेंट। पर सीएस प्रोफेशनल के बच्चों का जो अमेंडमेंट कराऊंगा उसमें मैं आईबीसी अमेंडमेंट कराऊंगा। क्या कराऊंगा? आईबीसी अमेंडमेंट। अब आईबीसी अमेंडमेंट जो कराऊंगा तो वो सिर्फ सीएस प्रोफेशनल के बच्चों का होगा, या सीएस प्रोफेशनल के साथ साथ ये जो बच्चे सीएस एग्जीक्यूटिव फर्स्ट एसबीईसी वाले बच्चे हैं उनका भी होगा, तो उनका भी होगा। तो याद रखिएगा, मैं अब फ्राइडे को कराऊंगा रात 8 बजे आईबीसी अमेंडमेंट। आईबीसी अमेंडमेंट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अमेंडमेंट कराऊंगा। वो सीएस प्रोफेशनल के बच्चों के लिए तो है ही, सीआर के अंदर है उनका, और जो सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर एसबीसी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तो वो उस दिन आएंगे और करेंगे फ्राइडे को। ठीक है, उसके बाद फिर मंडे को मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर मुझे लगता है कंपनी लॉ का अमेंडमेंट बच गया है ना। फिर वेंसडे को मॉड्यूल सेकंड के अंदर ईबीसीएल का अमेंडमेंट कराऊंगा, और उसके बाद फिर फ्राइडे को सीएस प्रोफेशनल का अमेंडमेंट कराऊंगा। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं जल्दी से अमेंडमेंट कराऊं। हो सकता है कि जो मैंने डेज बोला है उससे पहले भी करा के मैं ख़त्म करता जाऊं, है ना। तो चलिए जी, आज का ये लाइव सेशन यहीं तक, फिर मिलूंगा अगले लाइव सेशन में, और जब तक मैं ना मिलूं, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार, और कोरोना से बचें।